थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। आज 14 जनवरी है और ये तारीख पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक ऐसी तारीख होगी जिसको कि काले हरूफ में लिखा जाएगा। 14 जनवरी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीना गया। ये अमल जिसने कि दरअसल पाकिस्तान के उन करोड़ों लोगों को डिसइंफ्रेंचाइज करने की एक कोशिश की जिसकी ना नज़ीर मिलती है और ना कोई हुकूमत, कोई भी सेटअप इस बात को जस्टिफाई कर सकता है कि किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीनना, जबकि दूसरी तरफ और कई ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने के अपने इलेक्शंस भी नहीं कराए थे, उनको 20-30 हज़ार रुपए जुर्माना देकर और उनको वैलिडेट कर दिया गया। लेकिन चूंकि मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात और मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान का रास्ता रोकना था, इसलिए इस किस्म की जो एक हरकत की गई उससे पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की मईशत को, जमहूरियत को जो नुकसान पहुंचा। लेकिन सलाम है पाकिस्तान के अवाम को जिन्होंने बावजूद इसके कि उनकी पसंदीदा जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया गया और उसकी जगह उनको मज़ाक़ा खेज़ मुश्किल इंतखाबी निशानात दिए गए। लेकिन जब कौम फैसला कर लेती है तो फिर ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि और किसी सियासी जमात के साथ अगर यही होता तो आज वो नज़र भी नहीं आते। उसके बावजूद हमने पाकिस्तान की अवाम की सपोर्ट से मेजॉरिटी सीट्स हासिल की। वो अलग बात है कि फॉर्म 45, 47 में तब्दील कर दिए गए और एक कठपुतली हुकूमत बना दी गई। बहरहाल ये सियासी तारीख में लिखा जाएगा कि उसके कौन कौन किरदार थे और कौन सहूलतकार थे। अब चलते हैं कि उस के नतीजे में, यानी वो एक गलत फैसला, वो एक गैर जमहूरी, गैर आईनी फैसला, उसने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि वो दिन है 14 जनवरी और आज दूसरा 1 साल हो गया है। न इस मुल्क की सियासत जगह पर आई है, न इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया है, ना इस मुल्क की मईशत बेहतर हुई है, ना इस मुल्क के अवाम को वो एतमाद मिला है कि उनका वोट उनके नुमाइंदों को नहीं मिला। उनसे उनका मैंडेट ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, ये मैंडेट छीना गया पाकिस्तान के अवाम से, जो कि एक पुरअमन लोग हैं और अपनी सियासी जदोजहद में उन्होंने अपना एक कानूनी और इखलाकी और जमहूरी फर्ज अदा करके वोट दिया। और उसके नताइज को आप ना माने ये और बात है, ये किसी और दिन हम इस पर बात करेंगे। अब हम उसके बाद जो एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ फाशिज्म का, वो आज के दिन तक कायम है। आज भी हम उसी कैफियत से गुजर रहे हैं, मुल्क उसी कैफियत से गुजर रहा है। हमारी जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो अपनी जगह पे कायम है, जिसकी मुख्तलिफ सूरतें देखने में आती हैं कि जब हुकूमत प्राइवेटाइज करना चाहती है तो PIA को तो एक गाहक आता है, वो भी किसी प्रॉपर्टी के बिजनेस का बंदा। जब इस्लामाबाद के आउटसोर्सिंग की बात होती है तो वो भी एक बंदा, एक पार्टी आती है। ये रिफ्लेक्ट करता है कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान।
ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे मुल्क इस काबिल लोग समझते हैं कि आया उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। बता दें मुझे कि कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है इसमें। इस पे इकोनॉमी पे हम फिर कभी बोलेंगे, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि जब ये हुआ 14 जनवरी का जो पहला वाकया हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे, इमरान खान साहब पे सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए और मुकदमात की नौइयत ऐसी थी कि हमें शर्म आती है कि ऐसे ऐसे मुकदमात, जिस तरह के इद्दत केस था, जिस भौंडे तरीके से एक्स प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से सियासतदानों को, और उसमें जो मेरे बाएं हाथ पे बैठे हुए हैं ये इसके 100% शरीक थे, क्योंकि ये अल्टीमेट बेनिफिशरी हैं। तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, जो भी हो, मुंह की खानी पड़ी, केस हारते गए, साबित कुछ नहीं कर सके। तो फिर एक ऐसा केस जिसको कि लोग अल-कादिर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, अल-कादिर यूनिवर्सिटी, और 190 मिलियन पाउंड, तासुर यह दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं। अब जब ये साबित नहीं कर सके, तो मैं पहले तो बता दूं कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी किस लिए बनी थी। ये उस शख्स ने बनाई जिसने कि पहले हुकूमत में आने से पहले, मच बिफोर when he was the most popular athlete in the world, most liked person in the country, उन्होंने स्कूलों के बच्चों से चंदा लेकर यूनिवर्सिटियों तक और मुखियर हज़ात से लेकर शौकत खानम अस्पताल बनाया, जो कि कैंसर का इलाज करता है, मुफ्त इलाज करता है। और वो लोग जो कि 25-25 साल हुकूमतों में रहे हैं, उनके हाथ से कोई खैर का काम नहीं हुआ। उसके बाद जब अस्पताल बन गया, इलाज शुरू हो गए, आज भी दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में है, और आज भी ज़कात खैरात के पैसों से और मुखियर हज़रात के लोगों की डोनेशन से वो अस्पताल अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। हालांकि उसके रास्ते में भी फंड रेजिंग के लिए बड़ी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी बनाई कि पाकिस्तान में वो गरीब तलबा जिनको के मौका नहीं मिल सकता एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का, उनके लिए यूनिवर्सिटी बनाई। उसके बाद मुख्तलिफ फलाही काम किए। तो ये तो उनका रिकॉर्ड है। ये नहीं है कि वो आए और उन्होंने ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाई। पहला उनकी, चूंकि वो वज़ीर आज़म थे, इसलिए जो है तो उन्होंने ऑफ ऑल द प्लेसेस, वो जोलम में एक साइट पे, एक जगह पे उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, जो कि एक ट्रस्ट थी। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में खान साहब का मकसद क्या था? मकसद था कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इतनी आगाही नहीं है, खास तौर पे यंग जनरेशन को, कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यानी सीरतुल नबवी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि उस पर तालीम दी जाए और टेक्नोलॉजी पे, ताकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है, हमारे पैगंबर हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक रोल मॉडल है। तो उसको क्यों ना एक ऐसे इदारे से कि वो कम से कम ये रोशनी फैलाता रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। हुआ क्या, केस क्या बनाया गया? हसन नवाज, जो कि नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे हैं, उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची मलिक रियाज को। वो प्रॉपर्टी जो कि कहते हैं, मुझे उसकी तफसीलात नहीं पता, लेकिन जो कहते हैं कि वो कोई 20 मिलियन पाउंड्स की थी, उसको 40 मिलियन पाउंड्स शो किया गया। तो वहां की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस और जो पेमेंट हुई उससे शुकूक व शुबहात उभरे। उनका, मलिक रियाज का और इनका सिलसिला चलता रहा और नेशनल
वो जो थी क्राइम एजेंसी, उन्होंने ये फैसला किया कि ये पैसे चूंकि क्राइम से नहीं निकले हैं तो इसलिए इसको वापस भेज दिया जाए। वो पैसे, चूंकि ये एग्रीमेंट हुआ था मलिक रियाज में और नेशनल क्राइम एजेंसी में, एनसीए के दरमियान, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। वो पैसे भेज दिए गए उन्होंने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जब भेजे गए तो कैबिनेट में यह बात आई कि ये इस तरह की अरेंजमेंट है जिसमें कि एनसीए की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को पब्लिक ना किया जाए, इस एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। कैबिनेट ने उसको ओके कर दिया। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। लेकिन चूंकि मकसद था, उसमें कई लोग ऐसे भी थे जिस पे कि केस आप नहीं बनाना चाहते, तो सिर्फ खान साहब को डिस्क्रेडिट करने के लिए कि उन्होंने ये जुर्रत कैसे की कि वो, खुदा ना खास्ता मैं ये कहूंगा कि ये शायद दानिस्ता तौर पे न भी किया हो, लेकिन चूंकि मकसद था इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, उनको सजा देनी, तो इस केस को, जिसमें कि उन्होंने बुनियादी तौर पे जो उनकी ख्वाहिश थी और जो इसका ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सीरत नबवी को प्रमोट करना, तो आप इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि आपने सीरतुल नबी पे बनने वाली का मकसद रखने वाली यूनिवर्सिटी को आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। इससे आपने जाहिर क्या किया? आपने जाहिर ये किया कि भाई अगर इस मुल्क में कोई अच्छा काम करेगा, कोई फलाही काम करेगा, उसकी खैरियत नहीं है। आपने सिर्फ खान साहब को तो आप दे देंगे सजा, लेकिन वो लोग जो कि इस इरादे से इस मुल्क में फलाही इदारे खोलना चाहते हैं, आपने उनकी कमर तोड़ दी है कि इस मुल्क में कोई फलाही काम नहीं होना चाहिए। शौकत खानम नमल यूनिवर्सिटी के साथ अभी तक कुछ नहीं किया, मैं इनकी तवज्जो उधर नहीं दिलाना चाहता, बट फैक्ट ये है कि नमल अस्पताल, जो शौकत खानम अस्पताल है, उसको तो काफ़ी रोड़े अटकाए जा रहे हैं उनकी फंड रेजिंग में। फिर उस मुकदमे का क्या होगा? एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा उसकी फैसला आना है, लेकिन आया कौम ये सवाल नहीं पूछेगी, दुनिया ये सवाल नहीं पूछेगी कि इस शख्स को जिसका नाम इमरान खान है, उसको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? एक पैसा, एक धेला इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया, न वो आना था। ये तो वो अरेंजमेंट थी जिसमें कि हमने कहा था कि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज स्टेट बैंक को सरेंडर हो गया, इक्विवेलेंट रुपीस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए और उसमें मेरा ख्याल है इन्होंने करोड़ों रुपए का मुनाफा भी कमाया और अल्टीमेटली वो वापस हुकूमत को दे दिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो तासुर फैलाया जाता है कि 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड, तासुर असल में दे रही है। एक तरफ 190 मिलियन पाउंड जो इनका झूठा, इनका एक मकरू किस्म का एलिगेशन है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हम उनकी सीरत नबवी को सीखने के लिए हम अल-कादर यूनिवर्सिटी जाएंगे, और यही हमारा मकसद था। और ये तासुर ये दे रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड, ये तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि इनके अपने अकाउंट्स में बड़े पैसे गए जिसका हिसाब कोई नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती है। अब आते हैं अपने पार्लियामान की तरफ, और जो हमारी इस वक्त की जो सिचुएशन है, देखें इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसके बेनिफिशरीज मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, और इन्होंने कोई ऐसी, जिसे कहते हैं कि रस्मन भी कोई ऐसी एहतजाज नहीं किया कि जी ये क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मुल्क में एक सियासी शदीद सियासी अदम इस्तेकाम है।
वो अदम इस्तेकाम मुआशी अदम इस्तेकाम को जन्म देता है। वो अदम इस्तेकाम अमन व आमा की सूरत हाल को कॉम्प्लिकेट करता है। वो सूरत हाल जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स की कोई हैसियत नहीं रही, मीडिया गैग हुआ है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि मैं जो तकरीर कर रहा हूं, ये तकरीर नहीं दिखाई जा रही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चेयरमैन साहब, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं और हाउस जो है तो सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होता, उसमें ऑपोजिशन लाजिम और मलजूम है। दैट्स व्हाई दे हैव द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये तकरीर ना दिखाना क्या शो करता है? इनसिक्योरिटी, कि कहीं क्या बात दिल में ना उतर जाए। ओ भाई, अब तो हजारों तरीके हैं बात पहुंचाने के, लेकिन जो भरम है वो रह जाए कि इतनी कम अज कम सिचुएशन बुरी नहीं है कि कम से कम ऑपोजिशन लीडर को जब बात हो रही होती है, हमने स्टैंडिंग कमेटी में भी उठाया था, मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, लेकिन ये नहीं है कि हमने इस बात को नहीं उठाया। आप फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, मीडिया गैग, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं थे जो कि आज हैं। मार्शल लॉ के वक्त में भी नहीं थे इतने। आज जेलें भरी हुई हैं, जगह नहीं है। ये किसी जमहूरी हुकूमत में ये होता है? मेरे साथी आई एम श्योर जब जवाब देंगे तो वो ये जवाब भी दें कि कभी भी इतनी तादाद में आपने देखा है कि इतने सियासी कैदी हों? हम बहैसियत एक सियासी जमात जो कि कानून और आईन की हुक्मरानी में यकीन रखती है, हमारा ये मानना है कि हमारे जो स्ट्रगल है जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, और वो जो शख्स 800 कैदी नंबर 804 बैठा हुआ है, वो कौम के लिए बैठा हुआ है। उसने अगर अपने आप को निकालना होता तो हमारे पास यहां पे बड़ी मिसालें हैं, वाज़ेह मिसालें हैं। नवाज शरीफ साहब एग्रीमेंट करके चले गए, पीपल्स पार्टी वाले भी NRO का समझौता करके वो भी आ गए। इमरान खान ये काम नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि उस एक शख्स की कुर्बानी से आपके मुल्क की जमहूरियत, आपके मुल्क का मुस्तकबिल एक रोशनी देता है। हम ये समझते हैं कि इमरान खान जो कि इस वक्त अलामत बन गया है पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम का, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का, पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल का अमीन बन के लोगों के दिलों में घर कर गया है, तो उसको हमें इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया, जिस तरह से उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ ये नहीं हुआ। इमरान खान को कॉलर से पकड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में से गिरफ्तार किया गया। अगर तो मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम चाहे जिसको भी चूज करते हैं, तो फॉर्मूला तो सिंपल है। आप लाख कोशिश कर दें, आप पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो गए हैं, बिकॉज आपने जो पिछले 20-20 साल दोनों ने हुकूमत की है, आपने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया सिवाय मफलूज इदारों के, सिवाय करप्शन के, सिवाय बैकवर्डनेस के। आप आलम में उसमें दुनिया के कमिटी ऑफ नेशंस में आपकी क्या हैसियत है? इन्वेस्टमेंट का तो आपको बता दिया। हमारे जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझते हैं, वो आते हैं हर दफा एक चूरन लेके आते हैं कि जी आपको मैं विजन देता हूं 2010 का, आपको मैं विजन देता हूं 2025 का, आपको मैं विजन देता हूं कि जी पाकिस्तान इधर का टाइगर बन जाएगा। ओ भाई, गीदड़ भी नहीं रहा। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप उड़ान कभी प्रोग्राम करते हैं, कभी करते हैं, कौन सा प्रोग्राम करते हैं? हमें नहीं समझ कि आप मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। और आप ले जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास जेन्युइन मैंडेट नहीं है। आप एक ऐसी हुकूमत में हैं
जिसको पता भी नहीं वो कहां जा रही है। तो ये जो विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है, ह्यूमन राइट्स हैं, मीडिया की आजादी, ये सारी चीजें वाहिद चीजें हैं। मेरी बात करें, आपके पास टाइम होगा, आप बैठ जाएं। दिस इज नॉट दैट, नहीं, ये कोई एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। देखें, हमने कहा है, देखें हमने, अच्छा आपने वक्त पे आप बात करें। अच्छा जी देखें चेयरमैन साहब, मुझे पता है असल में इनको उस पे गीदड़ पे वो नहीं तकलीफ हुई, वो जो मैंने कहा है ना कि नए चूरन लेके बेचते हैं, 2010 का विजन और 2025 का विजन, वो हमने बहुत विजन देख लिए हैं, हमने जहाँ पे मुल्क को पहुँचा दिया। आप सिर्फ तकरीरें करते रहें और इमरान खान आपके असाब पे चढ़ा हुआ है। कोई भी लीडर खड़ा होता है वो इमरान खान, मीडिया देखें इमरान खान, प्रोटॉक शोज देखें इमरान खान, अखबार देखें इमरान खान हर तरफ है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी सियासत इसी पे चल रही है कि अगर इमरान खान का नाम न ले तो ये फिर क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। लास्ट पॉइंट 25 साल पीपल्स पार्टी, 23 साल आपकी हुकूमत रही है, दोनों में मिलकर 50 साल हुए, डिक्टेटरशिप्स अपनी अलहदा 33 साल। आप बताएं, हिसाब दें पिछले 50 साल का मिलकर। हम तो 4 साल के लिए आए थे, 4 साल से भी कम, और फिर भी हमने कहां पे छोड़ा, 6% की ग्रोथ पे एक्सपोर्ट्स। आज जो चीजों की कीमतें हैं हमारे वक्त के साथ कंपेयर करें तो ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने दादा के जमाने की प्राइसेस सुनते थे, इतना फर्क आया है। पेट्रोल कितने का था, डॉलर कितने का था, रोटी कितनी की थी, टमाटर कितने का था, ये सारी चीजें, लोगों का मायारे जिंदगी आपके ब्लड विजन ने, प्लानिंग मिनिस्टर साहब, आपके ब्लड विजन ने इस मुल्क को के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे ले गए, आप पस्त कर दिया आपने। किसी भी मुल्क की अगर आप क्वालिटी देखना चाहते हैं तो उनका मायारे जिंदगी आप देखें। मायारे जिंदगी डिटरमिन करता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी अच्छी जा रही है, आपके बाकी इदारे कैसे काम कर रहे हैं, अमनो अमान देता है, कई चीजें होती हैं, उसकी एक लंबी लिस्ट है। लेकिन वो जिन ममालिक में होता है वहां पे प्रॉस्पेरिटी भी होती है, वहां पे अमन भी होता है, वहां पे मुस्तकबिल भी होता है। लेकिन जहां ये चीजें नापैद हों तो सिर्फ अंधेरे ही अंधेरा होता है और कुछ भी नहीं है। तभी तो है कि कई नौजवान हमारे इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, बड़ी बदकिस्मती है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, हालात ऐसी मुश्किल बना दिए हैं। मुझे बताएं कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो कहां पे पहुंच गई है, एक्सपोर्ट्स कहां पे पहुंच गई हैं। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट वो है कि हमें बड़ा अफसोस है, और न सिर्फ बहैसियत एक कॉलीग जो कि हमारा सेनेटर है इस हाउस का, पिछले 1.5 साल से कैद में है, जेल में है, लाहौर में है, और उनका प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए हमने कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका चेयरमैन साहब कि फाइनली आपने लेटर लिख दिया, आपने प्रोडक्शन ऑर्डर उनका इशू कर दिया। लेकिन चूंकि उसके बावजूद वो हमें मौजूद नहीं है। वो क्यों नहीं है मौजूद? इसलिए कि हुकूमत पंजाब नहीं चाहती कि वो यहां पे आए, बात करें। उनका कानूनी हक है, उनका आईनी हक है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो आके इस हाउस में हमारी प्रोसीडिंग्स में हमारे साथ शरीक हों। बजाय इसके कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, तो ये इतना लंबा चौड़ा खत जो आया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि सिक्योरिटी को इशू बनाया गया है कि जी चूंकि ये हाई प्रोफाइल प्रिजनर है इसलिए हम उनको इधर नहीं ला सकते। अब ये कितना अफसोसनाक बात है, ये कितनी दुख की बात है। उसके अलावा देखें, ये हाउस सिर्फ हमारा नहीं है, सिर्फ ऑपोजिशन का नहीं है, सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस का नहीं है, यह हम सबका है। आप भी उसमें शामिल हैं।
हम इस हाउस की जो बेतौकीरी हुई है, इस हाउस की जो वकार को एक धचका मिला है कि चेयरमैन सेनेट जो कि हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे कस्टोडियन हैं, उनके लेटर को कोई अहमियत नहीं दी गई। आप अपर हाउस हैं, आप पार्लियामेंट हैं, और अगर आपके इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से कोई इग्नोर करेगा या बहानेबाजी करेगा, ये पूरे हाउस की कंटेम्प्ट है जी। ये पूरे बिल्कुल इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इसमें सिर्फ अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल इसमें हम तवक्को ये रखते हैं कि सियासी मुखालिफतें अपनी जगह पर, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन चूंकि ये हाउस का मामला है, ये नहीं है कि मैं सेनेटर हूं, चूंकि अपोजिशन का तो मेरा वकार है या नहीं है, और अगर वो है तो उनका है या नहीं है। मेरी दरख्वास्त होगी जो हमारे कॉलीग्स बैठे हुए हैं बाएं हाथ पे गवर्नमेंट के बेंचों पे, और मेरे राइट पे जो भी बैठे हुए हैं हमारे अपोजिशन साइड पे, बशमूल सबके हर मेंबर ये डिटरमिन करेगा, इस बात का फैसला करेगा कि अगर हम आज इकट्ठे हो जाएं, हम ये प्रोटेस्ट करें इस बेतौकीरी की, इस लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट, तो मेरा ख्याल है कि मैसेज बड़ा स्ट्रांग जाएगा। और पंजाब हुकूमत की इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक अपर हाउस के चेयरमैन की, जो कि हमारा नुमाइंदा है, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, उसके अहकामात को नजरअंदाज करें। तो अभी हम उस पर शदीद प्रोटेस्ट करते हैं, और हम ये समझते हैं कि आप हमारे इस प्रोटेस्ट में शामिल हों, बशमूल आपके और बाकी जितने भी दोस्त हैं। देखें जी, अगर तो आपको पार्लियामेंट की उसकी तौकीर का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं तो उसमें आपके साथ नहीं हूं जी, क्योंकि आप भी पार्लियामेंटेरियन हैं और माशाल्लाह MNA हैं, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड और आप जो है वाहिद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन।